देखिए बच्चों, ये हमारी टेंस की पहली क्लास है। ठीक है, तो ये हम पहली क्लास में आपको टेंस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, टेंस होता क्या है, हम पहले टेंस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए टेंस, देखिए टेंस क्या होता है। टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। अब देखो काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब समय, लेकिन कौन सा समय, कैसा समय। ठीक है, तो हम इसी के बारे में अध्ययन करते हैं हम किसमें, टेंस में। अभी हम बताते हैं आपको टेंस, एक स्ट्रक्चर के दौरान हम आपको टेंस समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये मान लेते हैं कि मैं सुबह उठकर, सुबह मैं 8 बजे उठा। ठीक है, इस प्रकार 8 बजे उठा, 9 बजे मैं स्कूल गया। ठीक है, वहाँ 10 बजे मैंने लंच किया और 1 बजे मेरी छुट्टी हो गई, 1 बजे मैं घर लौट आया। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैंने 3 बजे फिर दोबारा खाना खाया। फिर उसके बाद 5 बजे मैं खेलने गया। ठीक है, इसके बाद मैं 7 बजे मैं फिर घर आया खेल कर। ठीक है, फिर 7 बजे के बाद मैंने 8:30 बजे तक नाश्ता किया, खाना किया, खाना खाया। ठीक है, भोजन किया 8:30 बजे तक। इसके पश्चात मैं 10:30 बजे तक मैं सो गया। तो फिर पुनः उठ कर के फिर मैंने 8 बजे से यही चीज़ करना शुरू की। रोज़ मैं मतलब कि पहले 8 बजे उठा, 9 बजे स्कूल गया, 10 बजे लंच किया। इस प्रकार रोज़ मेरी यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये देखो, ये प्रक्रिया एक चल रही है। ठीक है, तो ये एक समय है तो समय ही, लेकिन ये हमारा टेंस क्या है और टाइम क्या है। तो देखिए टाइम क्या होता है, टाइम मतलब समय, समय तो रुकता है नहीं। देखो समय चल रहा है, तो ये सारा क्या है, समय। अब ये तो सारा समय है, लेकिन ये जो हमने विशेष कार्य, इन जो ये जो टाइम दिए, मैंने आपको ये समय बताया, इन समय में मैंने कुछ ना कुछ कार्य किया। ये जो मैंने आपको समय बताया, इसमें मैंने कुछ ना कुछ कार्य किया। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ मैं उठा, देखो मैं उठा, फिर मैं स्कूल गया। ठीक है, स्कूल में लंच किया, फिर छुट्टी हो गई तो मैं लौट आया घर। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कुछ ना कुछ कार्य किया। ठीक है, तो इन समय में मैंने कुछ ना कुछ विशेष कार्य किया। तो टेंस वही है, जिस समय हम किसी विशेष कार्य को करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंस। कोई पार्टिकुलर टाइम, कोई विशेष टाइम जिस पर कोई कार्य किया गया हो, तो हम टेंस को हम क्या कहते हैं, टेंस को हम क्या कहते हैं, टेंस, टाइम प्लस एक्शन। टेंस में हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पहला टाइम है, दूसरा एक्शन है। टाइम मतलब समय, एक्शन मतलब कार्य। तो टेंस में हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, टाइम समय का और एक्शन कार्य का। ठीक है, क्यों, ठीक है, तो हमने आपको ये समझा दिया कि जैसे ये हमारा क्या हुआ, टेंस, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई विशेष कार्य, इस समय हमने कोई विशेष कार्य किया, कोई पार्टिकुलर टाइम में हमने एक विशेष कार्य किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, टेंस। और ये जो समय चल रहा था, इसके बीच में जितना समय है वो तो केवल समय ही था, तो चल रहा था, उसे हम क्या कहेंगे, टाइम। ठीक है, तो आपको टाइम और टेंस समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं, टेंस। अब देखते हैं हम टेंस कितने प्रकार का होता है। तो टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस को हम 3 भागों में बांटते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं टेंस को हम कितने भागों में बांटते हैं। टेंस को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हमने किसे किसे भागा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हमने टेंस को 3 पार्टों में विभाजित किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखो प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान,
जो चीज़ें वर्तमान में हो रही हैं, मतलब जो समय अभी चल रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट। और जो पास्ट क्या होता है, पास्ट मतलब अतीत, जो बीत गया है, जो समय बीत चुका है उसे हम कहते हैं वो पास्ट है। और फ्यूचर जो भविष्य, जो आने वाला समय होगा उसे हम कहेंगे भविष्य, तो भविष्य काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इनके तीन पार्ट होते हैं। और ठीक है, इनके चार चार पार्ट होते हैं। ये मतलब टेंस के तीन पार्ट होते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर, अब इनके चार चार पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है देखते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये क्या है, इंडेफिनिट टेंस। पहला इंडेफिनिट, इसके बाद क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के बाद होता है परफेक्ट। और परफेक्ट के बाद होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखो हमारा पहला क्या होता है प्रेजेंट। हम ऐसे करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं पास्ट। तो देखो पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो हमने आज क्या पढ़ा कि टेंस किसे कहते हैं, टाइम और समय के अध्ययन को हम देखो टाइम, टाइम और एक्शन, समय और कार्य के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, टेंस। अब देखो टेंस, टेंस तीन पार्टों में विभाजित होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, देखो प्रेजेंट टेंस के कितने भाग, चार भाग, पास्ट टेंस के कितने भाग, चार भाग एंड फ्यूचर टेंस के कितने भाग, चार भाग होते हैं। तो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमारे हुए टेंसों के प्रकार। अब हम इनको एक एक लेकर चलेंगे। पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट से, फिर पास्ट में पहुँचेंगे, फिर फ्यूचर में पहुँचेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें देना चाहता हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप वो चीज़ें समझ लेंगे तो आपको टेस्ट पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। जैसे मैं आपको बेसिक चीज़ें कुछ समझाना चाहता हूँ। तो देखिए हम टेंस में बेसिकली किसका अध्ययन करते हैं, हम टेंस में कुछ चीज़ों का अध्ययन करते हैं। हमारे टेंस में पहली बात तो होता क्या क्या है, तो हमारे टेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और होता क्या है, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड्स आ जाते हैं, तो अन्य शब्द आ जाते हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट होता क्या है, क्या होता है सब्जेक्ट, जो मतलब कार्य को कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य लिखा हूँ, यू रीड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। इसका मतलब क्या है, यू रीड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। तो देखिए इसमें यू क्या है, यू क्या है, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी कार्य को करता है, तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, यू। यू कर रहा है, यू मतलब आप, तो आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो सब पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, यू। इसलिए यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब देखो इसमें देखते हैं हम क्रिया क्या होता है, वर्ब। वर्ब क्या होता है, क्रिया। तो वर्ब क्या होता है, कार्य। जो कार्य है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया, एक्शन मतलब कार्य। कार्य को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, जो कार्य। तो देखो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है,
तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, इसमें पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो रीड क्या है, वर्ब है। ये क्या है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, रीड क्या है, वर्ब। अब देखो इंग्लिश क्या है, अब कोई बता सकता है इंग्लिश क्या, तो देखिए इंग्लिश क्या है, हम मैंने कहा तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, यू रीड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। देखो कौन पढ़ता है, तुम, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट, एंड क्या करते हो, पढ़ते हो, तो पढ़ना क्या है, कार्य, कार्य है तो इसे करेंगे वर्ब। और क्या पढ़ती हो, मतलब कि उसको पढ़ते तो हो लेकिन क्या पढ़ती हो, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, एंड ये है वर्ब, एंड ये है ऑब्जेक्ट। यदि हम इसकी हिंदी लिखना चाहेंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो मैं आज हिंदी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि देखिए हिंदी में जो टेंस होता है, जो हिंदी में जो वाक्य बनता है, तो उसे हम वाक्य को ऐसे ऐसा से पढ़ें, हिंदी में वाक्य जो बनता है उसमें आता है सब्जेक्ट, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब। तो जो हिंदी में टेंस बनता है उसमें पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। और जो अंग्रेजी में टेंस बनता है उसमें पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमें यही ध्यान में रखते हुए, मतलब कि क्या, तो देखो हमें हमें इतना स्ट्रक्चर का ध्यान में रखना है कि केवल पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये इंग्लिश सेंटेंस के लिए है। और जो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब आती है। ठीक है, तो जो हिंदी में होता है तो उसे, जो हिंदी में क्या होता है, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर आएगी वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम इनको समझ रहे हैं, तो देखो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस रूल को यदि आप याद रखते हैं तो आपको और कोई कठिनाई नहीं होने वाली आगे। इसलिए मैंने आपको ये बेसिक चीज़ समझाई कुछ। ठीक है, अब हमने क्या क्या दे दिया, हमने सब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया, एंड वर्ब दे दिया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, हेल्प मीन्स क्या होता है, सहायता करना, वर्ब मीन्स क्रिया। तो जो क्रिया की सहायता करती है, अब जो क्रिया की सहायता किस प्रकार करती है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे। तो देखिए क्रिया की सहायता किस प्रकार करेगी, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। मैं आपके पास कोई वाक्य लिखता हूँ, आप बताइएगा कि वो सही है कि गलत है। तो देखिए हम लिख रहे हैं, मैंने क्या लिखा, यू रीडिंग इंग्लिश। क्या ये वाक्य सही है, ये वाक्य बिल्कुल गलत है, ये वाक्य सही नहीं है। ठीक है, ये वाक्य क्या है, गलत है। लेकिन ये क्यों गलत है, हमने देखो सब्जेक्ट भी रखा, वर्ब भी रखा, और ऑब्जेक्ट भी रखा, तो ये वाक्य क्यों गलत है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को लाया गया, इसके लिए वर्ब की सहायता करने के लिए। यदि हम ऐसे लिखेंगे यू रीडिंग इंग्लिश, तो देखो हम अगर ऐसे लिख रहे हैं तो तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे थे या तुम किताब पढ़ रहे होगे, हमें ये टेंस का ज्ञान नहीं होगा किस काल का है, मतलब किस प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। हमें इस वाक्य में ये नहीं पता चल सकता है कि ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो किस चीज़ का टेंस है, प्रेजेंट का दिया है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। इसीलिए हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत पड़ी जो वर्ब की सहायता करती है, जो मतलब सेंटेंस को सही बनाने में वर्ब की सहायता करती है। तो यदि हम यहाँ पर आर लगा देते हैं, यू आर रीडिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, देखो तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, इसमें क्या आएगा, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो का अर्थ आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम लगा देते हैं वर्ब, यू आर रीडिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या आता है, थे। ठीक है, अब मैंने लगा दिया यू विल बी रीडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ रहे होगे। ठीक है, ये क्या है, तो देखिए हमने क्या किया, हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई,
मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट से सीधा पास्ट में पहुंच गया, पास्ट से, ठीक है। तो जो प्रेजेंट था वो पास्ट हो गया, और देखो पास्ट था, ये वर्ब लगाने पर पास्ट का विल भी लगा दिया, फ्यूचर हो गया। तो इसीलिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी कि वर्ब की सहायता करे टेंस को पहचानने में। वर्ब की सहायता करे तो टेंस को हम पहचान लेंगे कि वो किस टेंस में है। अब आपको यहीं से एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ये सभी आते हैं। जैसे देखो प्रेजेंट टेंस में आपको कोई प्रेजेंट का वाक्य दिख रहा है, प्रेजेंट का आप किसी वाक्य को पहचानना चाहते हैं कि ये प्रेजेंट में लिखा गया है या पास्ट में लिखा गया है या फ्यूचर में लिखा गया है, तो आप क्या करें। बेसिकली आमतौर पर ये होता है कि यहाँ जैसे लास्ट में है, इस तरह से वाक्य रहते हैं, जैसे है आ गया, वो आ गया, वो आ गया, ठीक है। ये तीन चीज़ दिख जाते हैं तो किस में होता है, प्रेजेंट में। लास्ट में, अगर लास्ट में अंत में ये दिख जाता है तो किस में होता है, प्रेजेंट में आमतौर पर। अब देखो इसके बाद गा ई गे, जैसे गा आ गया, गा ई गे, ये सब आपको अगर ये वाक्य में गा ये अगर आपको दिख जाता है तो मतलब कि वो किस में है, फ्यूचर में। और इसके अलावा कोई भी दिख जाए तो वो किस में होगा, पास्ट में। किस में होगा, पास्ट में। अब देखो आप इसमें थे बस नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ये भी होता है, और इसमें देखो पास्ट, जैसे पास्ट इंडिफिनिट है, उसमें हम आ ई ए या ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें और भी चीज़ आ जाती है, आ ई ए, ठीक है। ये सब क्या होगा कि हमारे क्या हो गया, पास्ट में। ये देखो ये वाला हो गया हमारा प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, ये हो गया फ्यूचर एंड ये हो गया पास्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया हेल्पिंग वर्ड हो गया। आपको देखो हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट आपको बता दिया, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बता दिया, ठीक है, वर्ब बता दिया एंड हेल्पिंग वर्ब बता दिया, ठीक है। अब अदर वर्ड्स क्या होते हैं, अन्य शब्द जो जितने मतलब वाक्य में जो और शब्द दिए रहते हैं, अन्य शब्द, उन्हें हम अदर वर्ड्स कह देते हैं, ठीक है। अदर वर्ड्स हो गए। अब देखिए हमने आपको ये चीज़ बताई, अब हम एक चीज़ और बेसिक आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए इस बेसिक चीज़ को आप कैसे समझते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और बेसिक हम आपको बताना चाहते हैं, तो उसकी वो चीज़ अगर यदि आप सीख लेते हैं तो आपको टेंस में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक। पहले तो आप समझिए वर्ब। तो देखिए वर्ब क्या है, तो देखो हमने आपने बताया कार्य, कोई कार्य है वही वर्ब है, ठीक है। कार्य में हम क्या कहते हैं, वर्ब, जैसे सोना, लिखना, पढ़ना, खाना, बुलाना, बैठाना, ठीक है, ये सब क्या है, वर्ब। लेकिन हमने जैसे कोई वर्ब लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया प्ले, तो देखिए प्ले, प्ले को हम क्या कहते हैं, प्ले में से होता है खेलना। तो हम आपको वर्ब समझा रहे थे, देखो वर्ब बेसिकली जो आमतौर पर जो मतलब जो वर्ब होती है, ये सारी वर्ब किसमें दी रहती है, प्लूरल फॉर्म में। सारी वर्ब हमको किसमें दी जाती है, प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में दी जाती है, मतलब कि प्लूरल में दी जाती है, ठीक है। बहुवचन में सारी वर्ब रहती है, ठीक है। और हमको इनको एक वचन बनाना पड़ता है, एस या ई एस लगाकर इनको हम एक वचन बनाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब दी जाती है ये सारी वर्ब क्या है, वो किसमें होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है, प्लूरल में होती है। और अब देखते हैं यदि हम, तो देखिए यदि हम प्ले के साथ आई एन जी जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, प्लेइंग। फिर इसमें से ये क्या कॉन्सेप्ट है कि देखो यदि हम किसी वर्ग के साथ आई एन जी लगा रहे हैं, यदि हम वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जोड़ दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, देखो वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि हम आई एन जी जोड़ रहे हैं तो वो हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, वो हमारा वाक्य जो होगा वो लगातार हो जाएगा, जारी हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो देखो कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब क्या हो गया, लगातार हो गया, जारी हो गया। जैसे कि तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। तो ये सब क्या है, कंटिन्यू हो गया। क्यों कंटिन्यू हो गया, क्योंकि इसमें आई एन जी लगा है। तो आई एन जी लगाने पर हम किसी वर्ग में यदि हम आई एन जी लगा देते हैं तो वह वाक्य किसमें हो जाता है, कॉन्टीन्यूअस में हो जाता है, कॉन्टिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो लगातार जारी हो जाता है, ठीक है। अब देखो किसी वाक्य को यदि हमने समाप्त कर दिया है, हम समाप्त दिखाना चाहते हैं कि ये वाक्य समाप्त हो चुका है, मतलब समाप्त हो गया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहीं भी यदि हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, यदि हम कहीं भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं तो इसे हम क्या मानेंगे कि ये वाक्य समाप्त हो चुका है, मतलब ये कार्य समाप्त हो चुका है। इसे हम जैसे कि यू हैव डन दिस वर्क, तुमने यह कार्य समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हैव का डन लगा है, मतलब
आपने स्टार्ट कर लिया, फिनिश कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक टॉपिक्स थे, बेसिक चीज़ें जो हम आपको समझा रहे थे। यदि आपने ये चीज़ें अच्छे से समझी हैं तो हम आगे की क्लास अच्छी तरह से आपको समझा पाएंगे। हम कल शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, धन्यवाद।